बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कि कक्षा 12वीं हिंदी का आपके जो बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है। 10 नंबर के गद्यांश पर आधारित प्रश्न और 10 नंबर के पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो कैसे जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को हल करेंगे कि एग्जामिनर जो है आपको पूरा नंबर 10 में 10 नंबर दे, और पद्यांश को हल करेंगे कि एग्जामिनर जो है दोनों में आपको जो है पूरे के पूरे नंबर दे। तो पूरा हम आपको एकदम डिटेल में बताएंगे कैसे जो है आप अपने पेपर में गद्यांश के क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे और पद्यांश के, जिससे एग्जामिनर जो है आपको पूरा नंबर देगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जो है आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्योंकि अब जो है आपका 4 से 5 दिनों में हिंदी का एग्जाम है 24 फरवरी को। तो उसमें जो है आप कैसे इसके क्वेश्चन लिखेंगे कि आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे, और आप जो है क्वेश्चन का आंसर जो है उसी प्रश्न में से जो आपको गद्यांश और पद्यांश दिया रहता है उसी में से ढूंढ कर लिखेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपका एक गद्यांश दिया है। जैसे आपका देखेंगे ये वाला गद्यांश, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी के पेपर का जो आपका पेपर होगा उसमें गद्यांश या पद्यांश को सॉल्व करेंगे, तो आप जो है इनको ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ेंगे। यानी आप गद्यांश को सॉल्व करें या पद्यांश को, उसको आप ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन जो दिए रहते हैं उनके आंसर जो है इसी में छुपे रहते हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ जाए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आप जो है इस पहले क्वेश्चन का आंसर अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे हेडिंग डाल के, मान लीजिए आपको जो पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए देगा तो आपको एक तरह से संदर्भ करने के लिए दे रहा है। तो आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित प्रो जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है। यानी कि आप इसी प्रकार से जब भी आपको अपने पेपर में जो है जो है उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखने के लिए देगा, तो आप संदर्भ कर देंगे और लिख देंगे इसी प्रकार, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित। आपका जो पाठ हो, कवि का नाम हो उसको लिख दें, और जो आपका पाठ हो उसको लिख दें। अगर आपको ऐसे लिखने नहीं आता, यानी कुछ बच्चे जो है संदर्भ के तरीके में ना लिख पाए, तो उनके लिए एकदम आसानी से बता देंगे कि आप एक तरफ डालें शीर्षक, और शीर्षक जो है आपका कौन सा है, भाषा और आधुनिकता, और एक तरफ हेडिंग डालें आप जो है लेखक का नाम, और लेखक आपके हैं जो प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो इस तरह से भी आप लिख लीजिएंगे। लेकिन ऐसे अगर आप लिखते हैं संदर्भ डाल के पूरा बढ़िया से, तो एग्जामिनर जो है आपको 2 में से 2 नंबर पूरा देगा। अब अगला प्रश्न इसमें देखेंगे कि दिया है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश आपका क्या है मेरे बच्चों, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ ही रह जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको कोई भी गद्यांश दिया हो, आपको कोई भी गद्यांश, इसके अलावा भी अगर आपको 24 फरवरी के पेपर में कोई अन्य गद्यांश भी देगा, तो आप इसी तरीके से जैसे हम आपको बता रहे हैं ऐसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पूरे 10 में 10 नंबर हमारी गारंटी एग्जामिनर आपको देगा। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे आप कैसे, पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद कोई भी आप रेखांकित अंश की व्याख्या करें तो लिखेंगे आप किसी भी गद्यांश का, लेखक कहता है कि, यानी इतना आपको लगाना है आगे कि लेखक कहता है कि जिस प्रकार पिछड़ी हुई रूढ़ियों मान्यताओं के आधार पर कोई समाज प्रगति नहीं कर सकता, उसी प्रकार पुरानी रीतियों परंपराओं और शैलियों पर चलने वाली भाषा भी युग के अनुरूप जन चेतना उत्पन्न कराने में असमर्थ हो जाती है। तो यानी कि यही आपका जो है रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। और आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जब भी किसी भी गद्यांश का जो है रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, तो पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद जो है लेखक कहता है आगे आप जोड़ देंगे। अब देखेंगे आपका तीसरा वाला प्रश्न क्या है। तो देखेंगे आप क्या चीज़ें अन्योनाश्रित हैं। तो हमने 2 से 3 बार आपको गद्यांश इसलिए पढ़ने के लिए कहा था। देखेंगे आप पहली लाइन में कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा कि रमणीयता और नित्य नूतनता जो है अन्योनाश्रित, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल गए। इसीलिए हमने आपको कहा था 2 से 3 बार पढ़िए आप। तो देखेंगे आप अपनी कॉपी में लिख देंगे रमणीयता और नित्य नूतनता जो है आपकी अन्योनाश्रित हैं। अब देखेंगे अगला वाला प्रश्न आपका क्या है। तो चौथा वाला प्रश्न आप देखेंगे दिया है नित्य नूतनता क्या सूचित करती है, यानी नित्य नूतनता जो क्या सूचित करती है।
अब ये भी जो आपका प्रश्न है आप देखेंगे इसी में मिल जाएगा, इसलिए हमने आपको कहा था आप जब भी आपको गद्यांश या पद्यांश पढ़ें तो उसको ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ें, ताकि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो कुछ क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाते हैं। और जब भी आप रेखांकित अंश की व्याख्या करें तो अगर आपको पूरा सही से अर्थ नहीं आ रहा है तो इससे जो आपको रेखांकित अंश जो दिया रहता है इसको थोड़ा मोड़ा बदल करके आप लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा। तो देखेंगे आपका नित्य नूतनता क्या सूचित करती है, तो देखेंगे नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। यानी कि 2 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल गए, तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कैसे कि नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि को सूचित करती है। तो आप जो है इसी प्रकार अपने बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को हल करिएगा ताकि एग्जामिनर जो है आपको पूरा नंबर दे। अब अगला वाला प्रश्न है रमणीयता और परंपरागत शब्दों के अर्थ लिखिए। यानी आपका जो रमणीयता शब्द दिया था और परंपरागत शब्द दिए थे उनका जो है आपको अर्थ लिखना है। तो देखेंगे रमणीयता का मतलब हो जाएगा आपका सुंदरता और परंपरागत का मतलब हो जाएगा अनुक्रम या परंपरा से चला आ रहा हो। अब अगला है आपका आप अपनी बोर्ड एग्जाम में जो पद्यांश को कैसे हल करेंगे। इससे पहले हमने आपको बता दिया कि आप गद्यांश कैसे हल करेंगे। अगर जैसे जैसे हमने आपको बताया है लिखना, अगर वैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी के पेपर के दिन लिख देते हैं तो आपको गद्यांश में 10 नंबर हमारी गारंटी है मिल जाएंगे। अब अगली ट्रिक बताएंगे आपको कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है 24 फरवरी के पेपर के दिन पद्यांश को कैसे हल करेंगे। तो जैसे एक पद्यांश आपका दिया है मुझे फूल मत मारो, और जो है हमने ट्रिक आपको बताया कि आप पहचान कैसे करेंगे गद्यांश जो है या पहचान पद्यांश जो है आपके कौन सी पार्ट से पूछा है। तो आपका दिया क्या है आपका गद्यांश और पद्यांश, और पहचान करने वाले जो शब्द हैं उनको आप लोग गौर कर लीजिएगा, जिससे आपके जो शीर्षक और कवि का नाम आता है उसको आप आसानी से लिख दें, यानी 2 नंबर वो भी आपको ट्रिक से हो जाएगा। तो दिया है मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाल योगिनी कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह में कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर डालो। फिर से आपसे कहना चाहेंगे जब भी आप गद्यांश या पद्यांश को सॉल्व करें इसको 2 से 3 बार जो है ध्यानपूर्वक करें। अब जैसे देखेंगे आपका पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो आप देखेंगे पहला प्रश्न क्या है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो हमने आपको पहले कहा था जो ट्रिक वाले शब्द हैं उससे आप जो है पहचान कर लेंगे कि आपका किस पार्ट से जो है गद्यांश या पद्यांश पूछा है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जाकर के जरूर देखें। तो आप जो है इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए, तो ये आप इसको संदर्भ के रूप में लिखेंगे। तो आपका प्रश्नोत्तर नंबर 4 था तो डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4, या फिर अथवा वाला कर रहे होंगे आप तो प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अथवा डालेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप संदर्भ और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से उद्धृत है। अगर आपको संदर्भ करने नहीं आता है तो आप एक तरफ हेडिंग डालेंगे शीर्षक और लिखेंगे गीत, और एक तरफ हेडिंग डालेंगे जो है आप क्या कवि का नाम और लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त। लेकिन अगर संदर्भ के रूप में आप जो लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर जो है अच्छा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, वो आप जो को है पूरे के पूरे नंबर देता है। अगर वैसे भी लिखेंगे तो आप एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो उस सब तरह से भी वो जो है आपको पूरे नंबर देगा, लेकिन ऐसे जो है उसके ऊपर जो है बढ़िया प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा जो इसमें प्रश्न देखेंगे पूछा है आपका उर्मिला ने जो है शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। तो हमने 2 से 3 बार इसलिए पढ़ने को कहा था। देखेंगे यहाँ पर सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, यानी कि आपको सिंदूर बिंदु जो है दिख गया, तो आपका आंसर जो है यहीं पर मिल गया आपका कि उर्मिला ने जो है शिव का तीसरा नेत्र जो है किसको बताया सिंदूर बिंदु को बताया, यानी कि दूसरा प्रश्न भी आपका हो गया। और प्यारे बच्चों आपको जो भी पद्यांश या गद्यांश मिला आपको बोर्ड एग्जाम में आप जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप हल कर लेते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब अगला वाला प्रश्न है कि इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है, यानी ये जो पद्यांश दिया आपका इसमें कौन सी ऋतु का वर्णन है। तो ये देखेंगे आप कि इस आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे कि इस पद्यांश में आपका वसंत ऋतु का वर्णन है, यानी जो आपका पद्यांश दिया है इसमें आपको कौन सी ऋतु का वर्णन है तो वसंत ऋतु का। तो आपका इस पद्यांश में कौन सी ऋतु का वर्णन है तो वसंत ऋतु का। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों कि चौथा वाला प्रश्न इसमें क्या दिया है। तो लिया है यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो दिया है आपका यह पद्यांश जो है आपका काव्यांजलि से उद्धृत है। अब अगला और अंतिम प्रश्न आपका दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका रेखांकित अंश क्या है मैं अबला बाल योगिनी कुछ तो दया विचारो। तो इसको आप उसी प्रकार हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में काम व्यथित उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती है कि हे कामदेव तुम मुझे अपने पुष्पवाड़ों से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो वह अबला युवती हूँ जो विरहणी है वियोगिनी है।
तो इसी प्रकार से जो है प्यारे बच्चों अपने बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश को हल करेंगे तो आपको जो है एग्जामिनर पूरे 20 में 20 नंबर देगा, ये हमारी गारंटी है। और आप लोग जो है जैसे जैसे हमने सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना आपको बताया उसी प्रकार से आप लोग जो है अपने पेपर में लिखिएगा 24 फरवरी के। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम अच्छा लगा होगा और आप जो है 10 मिनट देख करके आप जो अपने गद्यांश और पद्यांश को ईजिली जो है अपने बोर्ड एग्जाम में जो है हल कर पाएंगे।